एडसेंस अप्रूवल मिल गया है और वेबसाइट पर ट्रैफिक भी आ रहा है, फिर भी आपकी अर्निंग नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो कई लोगों के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी एडसेंस की अर्निंग कैसे बढ़ेगी और क्यों नहीं होगा, क्योंकि एट द एंड हम ब्लॉगिंग पैसे कमाने के लिए ही तो कर रहे हैं। और ऐसे में अगर एडसेंस ही सिर्फ आपका एक मोनेटाइजेशन का सोर्स है आपके ब्लॉग का या वेबसाइट का, तो काफी बड़ी प्रॉब्लम है। पर चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ 10 टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने एडसेंस की अर्निंग को इंक्रीज कर सकते हो। अब ये टिप्स को फॉलो करने के बाद आपको एकदम से बूस्ट, सीपीसी या आरपीएम में इंस्टेंट इंक्रीज देखने को मिलेगा, ऐसा तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इसमें आपको कुछ दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट आने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन ये सारी टिप्स ऐसे है कि इनको आप सुन के अप्लाई करोगे तो आपके एडसेंस की अर्निंग में इंक्रीज जरूर दिखेगा। तो इन 10 टिप्स से आपको पता चलेगा कि आपका जो एडसेंस का रेवेन्यू है वो किन चीजों से कम या बढ़ता है। कम है तो उसको आप क्या कर सकते हो बढ़ाने के लिए। तो खैर छोड़िए, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चलते हैं पहले टिप की ओर। पहला टिप है लिमिट द नंबर ऑफ एड्स ऑन योर साइट। तो आपका एक ब्लॉग पोस्ट है जिसमें आप 7 एड्स दिखा रहे हो और एक ब्लॉग पोस्ट जिसमें आप 2 या 3 ही एड्स दिखा रहे हो, तो जो जिसमें आप कम दिखा रहे हो, मतलब जिसमें 2 या 3 दिखा रहे हो, 7 के कंपैरिजन में उसका आरपीएम या सीपीसी आपको ज्यादा मिलेगा, जिसमें आप ज्यादा दिखा रहे हो उसके कंपैरिजन में। और वो इसलिए होगा क्योंकि आपके उस पेज पर काफी कम एड शो हो रहे हैं, तो एडसेंस वहाँ पे वही एड्स दिखाएगा जिसपे ज्यादा एडवर्टाइजर बिड कर रहे होंगे, ज्यादा उन लोगों ने पैसे लगाए होंगे, तो वो एड ज्यादा लिखा लेंगे। क्योंकि गूगल के पास कई सारे एडवर्टाइजर्स है, लो सीपीसी वाले भी है, मीडियम वाले भी है और हाई वाले भी है। तो जहाँ पे आप ज्यादा एड्स दिखा रहे हो, यहाँ पे 7 दिखा रहे हो, तो वहाँ पे आपके मिक्स आ जाएंगे और ज्यादातर आपको लो वाला दिखाएगा। लो बिड वाले एडवर्टाइजर भी उनको पैसा दे रहे हैं तो उनको भी एड दिखाना पड़ेगा, तो वो उधर वहाँ पे वो लो वाले भर देते हैं। कम एड्स दिखा रहे हो तो वहाँ पे वो उसको लिमिटेड स्पेस ही मिल रहा है दिखाने के लिए, सिर्फ 2 या 3 ही मिले, तो उसको वो मीडियम या फिर हाई सीपीसी आरपीएम वाले एड्स दिखाएगा। इसलिए ट्राई करो कि एक पेज में 2 या 3 या उससे ज्यादा एड्स मत दिखाओ। दूसरा टिप है यूज डिफरेंट एड फॉर्मेट एंड एड यूनिट्स। जैसे मैंने पहले टिप में कहा कि आपको लिमिटेड नंबर ऑफ एड शो कराने हैं आपकी साइट पे, आपके पेज पे। मान लो आप 3 या 4 एड शो करा रहे हो, वो सारे एड अलग अलग टाइप के होने चाहिए, मतलब अलग अलग फॉर्मेट के होने चाहिए। जैसे एडसेंस में हमें इन आर्टिकल मिल जाता है, डिस्प्ले एड्स मिल जाता है, मल्टीप्लेक्स एड मिल जाता है, इन फीड एड मिल जाता है। ये 4 अलग अलग फॉर्मेट है। अगर आप 4 एड दिखा दो तो चारों अलग अलग फॉर्मेट के दिखाओ, क्योंकि सब में अलग अलग एडवर्टाइज आने के चांसेस हो जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, सेम एड यूनिट को आप वापस से रिपीट मत करो। मान लो अगर आप एक पोस्ट में आप 4 एड दिखा रहे हो पर 2 डिस्प्ले एड ही दिखा रहे हो, दोनों में सेम एड यूनिट यूज मत करना। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपने कई बार आपने देखा होगा, आपने खुद की वेबसाइट विजिट करी होगी या फिर किसी दूसरे की वेबसाइट विजिट करी होगी, तो उसमें अगर ज्यादा एड शो करा रहे हो तो उसमें से 2 या 3 एड्स तो सेम में हो जाता है, मतलब रिपीट ही हो जाता है। वहाँ पे आपकी आरपीएम कम हो जाती है, क्योंकि सेम एड यूजर को बार बार दिख रहा होता है। अलग अलग फॉर्मेट रखोगे, अलग अलग यूनिट्स रखोगे, अलग अलग एड दिखने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि हो सकता है एक एडवर्टाइजर सिर्फ डिस्प्ले एड रन कर रहा हो सकता है कोई दूसरा है वो सिर्फ इन आर्टिकल एड यूज कर रहा हो सकता है सिर्फ मल्टीप्लेक्स ही रन कर रहा हो, तो वो सब अलग अलग एड्स आपके साइट पे दिखेंगे और वहां से आपका जो पूरा पेज का आरपीएम है वो काफी अच्छा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मतलब अलग अलग एड फॉर्मेट यूज करना, और अगर आप एक फॉर्मेट को वापस से रिपीट कर रहे हो तो उसमें अलग एड यूनिट डालना। तीसरा टिप ये है कि वहाँ पे एड प्लेस करो जहाँ पे आपके यूजर्स ज्यादा एंगेज हो रहे हो, ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हो, ज्यादा क्लिक कर रहे हो। साधारण सी बात है, जहाँ आपके यूजर ज्यादा एंगेज कर रहे होंगे, ज्यादा वो क्लिक कर रहे होंगे या फिर ज्यादा उस पॉइंट को टच कर रहे होंगे, वहाँ पे आपके क्लिक्स आने के या फिर इंप्रेशन आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर आपको मालूम नहीं कि 30 सेकंड में जो एडसेंस के एड्स आपको एक बार दिखते हैं वो रिफ्रेश होते रहते हैं, तो अगर वो यूजर वहाँ पे ज्यादा देर एंगेज रहता है, वहीं पे आप एड दिखा दो तो वो एड रिफ्रेश होगा, तो उसका ही इंप्रेशन आपका काउंट होगा और हो सकता है उसमें क्लिक्स आने के भी चांसेस बढ़ जाए। अब आप कैसे पता करोगे कि कौन से सेक्शन में आपके यूजर ज्यादा एंगेज कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हीट मैप्स का यूज कर सकते हो। हीट मैप टूल्स क्या होता है, आपको सिंपली उनका कोड आपके पेज में या फिर आपका जो हेडर है उसमें ऐड करना होता है, तो उस पेज पर यूजर जहाँ पे ज्यादा देर रुक रहा है, कहाँ पे ज्यादा क्लिक कर रहा है, तो आपको एक मैप जैसा मिलेगा, जैसा आपको स्क्रीन को भी दिख रहा होगा, इस तरीके का एक हीट मैप मिलता है। तो जहाँ पे ज्यादा रेड स्पॉटेड होंगे, मतलब वहाँ पे यूजर ज्यादा क्लिक कर रहा है या फिर मतलब ज्यादा देर वहाँ पे वो टिक रहा है, तो वो आपको हीट मैप पे चल जाता है। अब सोच रहे हो कि भाई कोई हीट मैप टूल ही बता दे, तो मैं आपको टॉप 3 बता देता हूँ फ्री वाले। जो पहला है हॉटजार, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी और तीसरा है स्मार्ट लुक। चौथा टिप है बेस्ट प्लेस कौन सा होगा एड प्लेसमेंट के लिए, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जो ओवरऑल बेस्ट प्लेसेस कौन कौन से रहते हैं। सबसे पहला आपका जो हेडर है उसके बिलो आप उसके नीचे ऐड कर सकते हो, या फिर आपका जहाँ आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर में आप डिस्प्ले ऐड यूज कर सकते हो। फिर दूसरा जो आपका साइड बार होता है वो आप देख सकते हो पूरा काफी लंबा सा रहता है, तो यहाँ पे आप अपना एक मल्टीप्लेक्स ऐड यूज कर सकते हो। एक मल्टीप्लेक्स ऐड आपके साइड बार में आप दिखा सकते हो, ये भी काफी एक अच्छी चीज रहेगी। अब तीसरा आप इन आर्टिकल या फिर एक मल्टीप्लेक्स ऐड यूज कर सकते हो अपने ब्लॉग पोस्ट में, मतलब मान लो आपका जब करीब 2-3 हेडिंग पास हो जाए उसके बाद यहाँ पे कहीं बीच में आप एक प्लेस कर सकते हो। 3 ये बेस्ट जगह रहती है, बाकी आप आर्टिकल में 2 या 3 बार रिपीट कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा 1 या 2 बार आर्टिकल के बीच में रखो और एक साइड बार में रखो। पर आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि मे भी हेडर के नीचे जो आपका ऐड आएगा वो आपके यूजर का एक्सपीरियंस खराब कर सकता है, क्योंकि वो उसको ऐड दिखेगा तो उसमें से बात है उसको इग्नोर करेगा, नीचे चल जाएगा। और अगर आप उसके जगह यहाँ पर अगर आप 2-3 पैराग्राफ को छोड़ के या फिर एक हेडिंग को छोड़ के नीचे में ऐड करते हो तो आपके इंप्रेशन लेने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब आपका पेज लोड होता है, क्योंकि यूजर की इंटरनेट कनेक्शन स्लो होगा तो आपका ऐड लोड ही नहीं होगा। आपने टॉप में ऐड किया होगा, उसको ब्लैंक स्पेस दिखेगा, वो नीचे चलेगा, तो आपको ना इंप्रेशन आएगा, ना क्लिक आएगा, ना उसे कोई ऐड दिखेगा। उसके जगह आप 2-3 पैराग्राफ छोड़ के या फिर एक सब हेडिंग को छोड़ के नीचे ऐड प्लेस करो, ताकि जब तक वो यूजर नीचे पढ़ता है तब तक आपका वो ऐड फुल्ली लोड हो जाए, और जब वो स्क्रॉल करे तो उसको वो ऐड दिखेगी। 5वां टिप है नीश और आपका कीवर्ड का ट्रेंड। तो ये बात आपको मालूम होगी कि आपका अगर नीश एक लो सीपीसी या आरपीएम वाला नीश है तो
आप उसमें कितना भी हाथ पैर मार लो, आपकी एडसेंस की अर्निंग कभी इंक्रीज नहीं होगी। सिंपल सी बात है, उस निश में एडवर्टाइजर पे ही नहीं कर रहा है तो उसमें एड कहाँ चलेगा। सिंपल सी बात है, निश हो या कीवर्ड हो, दोनों लो सीपीसी वाले आरपीएम वाले होंगे तो उसमें कोई एडवर्टाइजर एड ही रन नहीं कर रहा है, ना उसमें वो पैसे खर्च कर रहा है, तो आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे। और सेम उसी तरीके से अगर आप किसी ट्रेंड वाले कीवर्ड पे वर्क कर रहे हो, मान लो कोई फेस्टिवल हो गया या फिर कोई इवेंट हो गया, उसके रिलेटेड आप कीवर्ड पे वर्क कर रहे हो, तो मतलब जब वो सीजन या इवेंट आएगा तभी उस पर एडवर्टाइजर बिड करेंगे। उसके रिलेटेड जो एडवर्टाइजर होंगे वो सिर्फ उसी टाइम पे एडवर्टाइज रन करेंगे, तो तभी आप अर्निंग आपको उसका उस टाइम पे बूस्ट मिलेगी। लेकिन बाकी पूरे साल आपका अर्निंग एकदम कम ही रहेगा, तो आप चाह के भी वहाँ पर अर्निंग इंक्रीज नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको हाई सीपीसी आरपीएम वाले निश पे वर्क करना पड़ेगा और ऐसे कीवर्ड पे वर्क करना पड़ेगा जो 12 महीने चलते रहे, ताकि पूरी आपकी एक स्टेबल इनकम बनी रहे। अगर आपको मालूम नहीं कि कौन कौन सा हाई सीपीसी निश है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा, मेरे ब्लॉग का आर्टिकल है जिसमें मैंने 18+ हाई सीपीसी निश शेयर किया, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो, वही बेस्ट निश फाइंड कर सकते हो। या फिर आपका ऑलरेडी कोई ब्लॉग है उसमें आप उन निश को इंटीग्रेट कर सको तो आप उसको वहां से चूज कर सकते हो। छठा टिप है बाउंस रेट। तो बाउंस रेट से भी आपके एडसेंस की अर्निंग पे इफेक्ट पड़ सकता है। और कई लोग बोलते हैं कि भाई मैं हाई सीपीसी निश पे काम कर रहा हूँ, हाई सीपीसी कीवर्ड भी अपने ब्लॉग में यूज कर रहा हूँ, फिर भी मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, मुझे लो सीपीसी मिल रहा है। तो उसका कारण हो सकता है बाउंस रेट, क्योंकि कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे पहली बार आता है, भले वो सोशल मीडिया से है, भले वो सर्च इंजन से है, तो उसको जो पहले एड्स दिखेंगे मोस्ट ऑफ टाइम वहाँ पे उसको वो यूजर बेस्ड एड्स दिखेंगे, मतलब जो वो सर्च करता है गूगल में या फिर दूसरे ब्राउजर्स में कहीं पे भी उससे रिलेटेड एड्स दिखेंगे। तो हो सकता है उस एड पे उतना अच्छा सीपीसी आरपीएम नहीं मिले आपको, कि हो सकता है किसी ने ईयरफोन सर्च किया होगा तो उससे रिलेटेड एड दिख रहे होंगे, तो उसमें अगर आपके क्लिक्स भी आ जाएंगे तो आपको ज्यादा अर्निंग नहीं मिलेगी, क्योंकि उन सारे एड्स पर लो सीपीसी है, लो आरपीएम रहता है। और वही कोई यूजर आपके उसी पेज से किसी दूसरे पेज पे चल जाता है, मान लो आपने कोई आर्टिकल लिखा है बेस्ट इंश्योरेंस फॉर बाइक और वहीं पे आपने कार इंश्योरेंस का भी बताया है, तो वो कार इंश्योरेंस वाले पेज पे जाएगा जो आपकी वेबसाइट पे है, तो ब्राउजर के अंदर जो कैशे होंगे वो फिर से रिफ्रेश होंगे, आपके जो पेज है उसके एड्स रिफ्रेश होंगे, और फिर जब उसको जो एड्स दिखेंगे तो वो वहाँ पे जो कीवर्ड यूज हुए होंगे उस ब्लॉग पोस्ट पर, उस पे जो निश होगा, जो कीवर्ड्स होंगे उसके रिलेटेड एड दिखेंगे, मतलब आपके हाई सीपीसी वाले एड्स दिखेंगे, तो वहाँ पे आपके सीपीसी और आरपीएम का इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको ट्राई करना पड़ेगा कि आप अपना बाउंस रेट कम करो, और वो कैसे करना है उसके लिए आप इंटरनल लिंकिंग कर सकते हो और लोगों को बता सकते हो कि मैंने एक और आर्टिकल इससे रिलेटेड लिखा, तो उसको भी आप चेकआउट कर लो अपने आर्टिकल के बीच में, वो चीज आप कर सकते हो। नहीं तो मैंने बाउंस रेट क्या होता है, कैसे उसको आप हैंडल कर सकते हो, उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया जो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उसे डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। चलते हैं 7वें टिप पे, जो कि है यूज ऑटो एड्स। ऑटो एड्स भी कई जगह काफी अच्छा काम करते हैं और कई मामले में मैनुअल एड्स जो होता है उसके कंपैरिजन में काफी अच्छा ही हमें आरपीएम और सीपीसी दे देता है, क्योंकि एडसेंस इसे खुद ऑप्टिमाइज करता है और वो बेस्ट एड सर्व करने की कोशिश करता है, तो उस कारण से हमें अच्छी सीपीसी हमें एडसेंस से मिल सकती है। तो जरूरी नहीं आप सारे ही ऑटो एड्स यूज करो, आपको ऑटो एड्स में भी काफी सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं, जैसे एंकर एड्स हो गया, साइड रेल एड्स आ गया नया, और यहाँ पे विग्नेट एड्स। तो आप चाहो तो सिर्फ एंकर एड्स भी दिखा सकते हो, सिर्फ साइड रेल एड दिखा सकते हो, सिर्फ विग्नेट दिखा सकते हो। जैसे मैंने कहा, आप एक ही पेज पे ज्यादा एड शो कराओगे तो आपका आरपीएम कम हो सकता है, इसलिए आप लिमिटेड एड दिखाओ। आप हो सकता है आप एक डिस्प्ले एड दिखाओ, एक साइड बार दिखाओ और एक ऑटो एड में आप एंकर दिखा दो या फिर विग्नेट दिखा दो, ताकि कोई भी किसी दूसरे पेज पे जावे या किसी लिंक पे क्लिक करे तो वो फुल स्क्रीन वाला विग्नेट एड आ जाएगा, और वो फुल स्क्रीन एड्स पे आपको अच्छा सीपीसी या फिर आरपीएम मिल सकता है। अगर आपको मालूम है कि ऑटो और मैनुअल एड में क्या डिफरेंस है, कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे यूज करना है आपको दोनों को साथ में, कभी वीडियो डिटेल में बनाया है, आई कार्ड में चेकआउट कर लेना इस वीडियो के बाद। चलते हैं 8वें टिप पे, जो हाई क्वालिटी कंटेंट एंड यूनिक कंटेंट। तो ये पॉइंट आपने सबके मुंह से सुना ही होगा और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए सबके मुंह से आपने सुना होगा और मेरे मुंह से भी सुन रहे हो। तो आपका कंटेंट हाई क्वालिटी का होना चाहिए, और कई लोगों को पता ही नहीं कि हाई क्वालिटी कंटेंट क्या होता है। तो आपका कंटेंट हाई क्वालिटी का तब होगा जब आपका जो यूजर है उसे वो पूरा कंटेंट इजीली समझ में आए, मतलब आपकी स्पेलिंग में कोई एरर नहीं होगा, ना आपके ग्रामर में कोई एरर होगा, और उसी के कारण आपका एंगेजमेंट भी बढ़ेगा, आपकी वेबसाइट पे ज्यादा देर तक लोग रहेंगे। और अगर आपको एक कंटेंट लिखना नहीं आता इंग्लिश में, तो मैंने एक वीडियो बनाया और उसमें मैंने अपना पर्सनल मैटर शेयर किया कि मैं कैसे अपने ब्लॉग पे आर्टिकल्स लिखता हूँ खुद, तो उसको भी आप आई कार्ड में चेकआउट कर लेना इस वीडियो के बाद, ताकि आप भी एक हाई क्वालिटी का कंटेंट इजीली लिख पाओ। लॉन्ग टर्म काम करना है तो आपको यूनिक कंटेंट ही लिखना होगा, और वो यूनिक कंटेंट तब होगा जब उस पर ऑलरेडी कई लोगों ने आर्टिकल्स नहीं लिखा होगा, और क्योंकि उस पर ज्यादा आर्टिकल्स नहीं होंगे तो उससे आपको फायदा है, क्योंकि वो कैटेगरी का, वो निश का, उस कीवर्ड का एड सिर्फ आपके वेबसाइट पर रन होगा, कि जो एडवर्टाइजर होता है वो कीवर्ड के रिलेटेड एड्स रन करते हैं, और वो कीवर्ड सिर्फ आपके ब्लॉग में होंगे, तो चांसेस ज्यादा रहेंगे कि वो एड सिर्फ आपके साइड में ज्यादा शो कराएंगे, और फिर वहां से आपको एक अच्छा खासा सीपीसी आरपीएम मिल सकता है। 9वां टिप है, 9वां तो बार बार होता है, चलते हैं 9 टिप है, ब्लॉक लो क्वालिटी एड्स एंड नॉन रिलेटेड कैटेगरीज। उसमें क्या होता है, आपके वेबसाइट पे कई सारे कैटेगरी और निश के रिलेटेड आपके वेबसाइट पे एड्स शो कराता है एडसेंस, तो आप ब्लॉकिंग कंट्रोल से ब्लॉक कर सकते हो, क्योंकि उसके हमारे वेबसाइट पे हमारे निश से रिलेटेड एड्स नहीं दिखा रहे हो, तो वो भी कारण हो सकता है। तो आप वहां से उन कैटेगरीज को या उन यूआरएल्स को ब्लॉक करते हो, ताकि वो सारे एड्स आपके वेबसाइट पे नहीं आए, और जो आपके निश से रिलेटेड सिर्फ उनको वहाँ पे अलाउ करोगे तो उससे रिलेटेड एड्स आएंगे जो जिसमें यूजर भी इंटरेस्टेड रहेगा, तो वहाँ से आपके क्लिक्स आने के भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और वो ब्लॉकिंग कंट्रोल वाला वीडियो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। 10वां टिप है आपके यूजर का लोकेशन और आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक जो आ रहा है उसके सोर्सेस। आपका यूजर का लोकेशन है, मतलब कहाँ से आपका ट्रैफिक आ रहा है, किस कंट्री से आ रहा है, उससे भी आपके सीपीसी और आरपीएम पे काफी इफेक्ट पड़ता है। और ट्रैफिक सोर्स, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है या सोशल मीडिया ट्रैफिक आ रहा है या फिर कोई डायरेक्ट लिंक से आ रहा है। ये जो डेवलप्ड कंट्री रहती है जैसे यूके यूएसए हो गया, तो वहाँ पे हमें ज्यादा सीपीसी आरपीएम देखने को मिल जाता है, और जो अंडर डेवलप या फिर डेवलपिंग कंट्री उसके कंपेरिजन में आपको कई ज्यादा सीपीसी देखने को मिल जाता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि बाहर की कंट्री को ज्यादा टारगेट किया करो। अब आप सोच रहे हो कि भाई यूके यूएसए कनाडा सब टारगेट करते तो मेरे लिए काफी
कंपटीशन हो गया, तो मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपके साथ कुछ हाई टियर कंट्री शेयर करी जिस पे आप वर्क कर सकते हो। तो वो वीडियो भी आपको आई कार्ड में कहीं पे घूम रहा होगा, उस वीडियो को भी आप इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हो। और सिंपल सी बात है, आपको उन कंट्री को टारगेट करना पड़ेगा, तो आपको उनके रिलेटेड उनके टारगेट कीवर्ड को यूज करना होगा। और वो कैसे करना है, उसके रिलेटेड कीवर्ड कैसे फाइंड करना है, वो मैंने इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का एक प्लेलिस्ट बनाया था जिसमें मैंने आपको सब बताया था कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग क्या होती है, कहाँ से आप उसके लिए कीवर्ड फाइंड कर सकते हो, कौन सी हाई टियर कंट्री है। तो उसके लिए आप सिंपली इस प्लेलिस्ट को चेकआउट करो, वहाँ से जाओ और सिंपली वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हाई टियर कंट्री वाला वीडियो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप इसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। और ऐसे वीडियोस और टिप्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है तो आप वो यहाँ से कर सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हो। और क्या मिलता है अगले वीडियो में।